सो हेलो एवरीवन, आवाज आपको जा रही होगी सही से। और हम लोग का चल रहा था जो क्लासेस चल रहा था, हम लोग का चल रहा था क्या, मुगल एम्पायर चल रहा था। यानी कहने का मतलब कहने का मतलब हम लोग का क्या चल रहा था, मुगल एम्पायर चल रहा था। हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे। यानी कि मुगल बादशाह जितने भी आए हैं इंडिया में और जो इंडिया में राज किए, इनके बारे में बात कर रहे थे। और इनका स्टार्टअप हो चुका था और दो तीन राजाओं के बारे में हम लोग पढ़ भी चुके थे। इसमें हम लोग को पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसमें बस शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ते चलना है। जो भी उनका इम्पोर्टेंट काम है या इम्पोर्टेंट जो युद्ध किए, जो इम्पोर्टेंट लड़ाई किए, उस लड़ाई के बारे में पढ़ना है। यानी कुछ इम्पोर्टेंट बैटल के बारे में पढ़ना है। साथ में जो कुछ इम्पोर्टेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, जैसे ताजमहल हो गया और जो दिल्ली का लाल किला हो गया, ये सारे जो भी कुछ बनाए गए इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या कह सकते हैं जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स का जो निर्माण किया गया है, वो बस ध्यान रखना है। यही दो तीन चीज का आपको ध्यान रखना होता है इस मुगल एम्पायर में। और मुगल एम्पायर में कौन कौन राज किए, यानी मुगल बादशाह में कौन कौन से राजा यहाँ पे राज किए, ये सारी बातों के बारे में ध्यान रखना होता है। और हमने स्टार्टिंग भी कर दिया था। और 1526 से लेकर के 1530 के बीच में सबसे पहले बाबर मुगल बादशाह के संस्थापक है। यानी मुगल बादशाह को जो फाउंडर, मुगल बादशाह के जो रियल फाउंडर है, जो क्या करते हैं, मुगल बादशाह को इस्टेब्लिश करते हैं इंडिया में, वो कौन थे? बाबर थे। और बाबर कैसे इस्टेब्लिश करते हैं? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, जो कि 1526 में किया गया था। किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। मैंने बताया था कि लोदी वंश के लास्ट शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी थे। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में बैटल होता है, लड़ाई होता है। इसके बाद किसकी जीत होती है? बाबर की जीत होती है। और बाबर क्या होता है, मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश कर देता है इंडिया में। यहाँ तक बात कर चुके थे, यहाँ तक का स्टोरी सबको याद है ना। इसके बाद कुछ राजा आए, बाबर आया, बाबर का बेटा हुमायूं आया। हुमायूं के बाद आगे हम लोग अकबर के बारे में पढ़ चुके थे। बाबर और हुमायूं के बाद, बाबर के बाद हुमायूं आया था। लेकिन हुमायूं जब यहाँ पे राज कर रहा था तो इस पे अटैक कर दिया शेरशाह सूरी, और बीच में कुछ सालों तक राज कर दिया शेरशाह सूरी। यानी कहने का मतलब बाबर तो मुगल काल का राजा था, हुमायूं भी मुगल काल का राजा था। लेकिन इसी बीच में शेरशाह सूरी क्या करता है, हुमायूं से जबरदस्ती कह सकते उसका सत्ता छीन लेता है। थोड़ा सा ताकतवर होता है शेरशाह सूरी एज कंपेयर टू हुमायूं। ऐसी सिचुएशन में हुमायूं से क्या होता है, सत्ता छीन जाती है कुछ टाइम तक। कौन से वंश से था? शेरशाह सूरी मुगल वंश से नहीं था, ठीक है ना। नहीं, शेरशाह सूरी मुगल काल का नहीं था, मुस्लिम राजा था। लेकिन वो मुगल काल से नहीं था, मुगल वंश से नहीं था। मुगल वंश करने का मतलब बाबर का जो वंश से आया है वो सब है मुगल वंश में। तो शेरशाह सूरी बाबर का वंश का नहीं था आदमी, बाबर का बेटा था हुमायूं। और हुमायूं से ही शेरशाह सूरी लड़ करके क्या करता है, चौसा का युद्ध करके, बैटल ऑफ चौसा से क्या कर लेता है, इससे सत्ता छीन लेती है। और इसके बाद कुछ टाइम तक शेरशाह सूरी क्या करता है, इंडिया पे राज करता है। लेकिन फिर से हुमायूं का जो एक अधिकारी है, जो हुमायूं का जो कह सकते हैं जो सेनाधीक्षक होता है, जो ऑफिसर है, उसके सपोर्ट से हुमायूं फिर से लड़ता है और लड़ करके शेरशाह सूरी को हरा देता है और फिर से सत्ता को क्या कर लेता है, वापस कर लेता है। यानी जो एम्पायर है, यानी जो राजा है, फिर से राज करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद अकबर आता है। तो अकबर के भी बारे में बात कर चुके थे। आज हम लोग अकबर से आगे जहांगीर और शाहजहां ये सब के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक का स्टोरी का जो पार्ट है वो मैंने आपको पहले बता चुका था। और अब आगे के स्टोरी को हम लोग लीड कर रहे हैं, आगे के स्टोरी को आपको बता रहे हैं, तो सही से समझिएगा। बस जो जो इंपॉर्टेंट है बस उसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो स्क्रीन वगैरह आपको दिख रहा होगा, आवाज ये सभी प्रॉपर जा रहा होगा। अकबर के बारे में बात कर चुके थे हम लोग का, कहानी चल रहा था 1526 से। जो हम लोग का जो स्टोरी चल रहा था उसमें 1526 से लेकर के 1526 से ये स्टोरी की शुरुआत होती है। यानी मुगल एम्पायर की जो अपना स्टार्टअप होता है वो होता है कि 1526 से आपका स्टार्ट होता है स्टोरी। और इस स्टोरी में आगे बढ़ रहे हैं तो अकबर तक के बारे में बात कर चुके थे, यानी 1605 तक हम लोग बात कर चुके थे। आफ्टर इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, अब 1605 से लेकर के 1627 तक इंडिया में राज करता है मुगल एम्पायर का एक और राजा, जिसका नाम क्या है, जहांगीर इसका नाम है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के कुछ प्रॉब्लम होगा तो बीच में बताइएगा। प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहा है श्वेता? नो सर। लैंग्वेज को लेकर के कुछ इशू होगा तो बताइएगा। सो अब जहांगीर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जहांगीर ने क्या क्या काम किया। तो जहांगीर का देखिए सबसे पहला एक्शन, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है
सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही कलेक्शन किया गया है जिसमें टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। हालांकि जो टेस्ट का लेवल होता है वो तो बहुत ही लो लेवल का होता है, थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा सा लो लेवल का होता है, कभी मीडियम भी होता है, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एक अच्छे लेवल का पढ़ रहे हैं ताकि लो लेवल का पूछे तो भी हमारा कवर हो जाएगा, मीडियम लेवल का पूछे तो भी कवर हो जाएगा और हाई लेवल का पूछे तो भी कवर हो जाएगा। तो जहांगीर के बारे में बात की जाए तो ये अपना मुगल एम्पायर का एक और राजा है और ये राज करता है 1605 से लेकर के 1627 तक। और वे ये क्या करता है कि जो पांचवें सिख गुरु होते हैं, यानी सिख के जो गुरु है, पांचवें जो सिख गुरु है जिनका नाम क्या है, गुरु अर्जुन देव को ये मारता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है। इसके बाद क्या करता है, ये 1622 में इसकी एक सबसे बड़ी विफलता होती है, यानी एक सबसे बड़ी इसका हार होता है। ये क्या करता है, इसका सबसे बड़ा हार क्या होता है, 1622 का युद्ध जो कि फारस से कांधार में उसकी क्या हुई थी। बदमाश था, इसको तो न्याय की जंजीर कहा जाता था, तो इसने क्यों मार दिया इसको। राजा युद्ध करता है किस चीज के लिए, बदमाश राजा है या राजा का मतलब ही होता है, राजा दयालु भी हो सकता है, बदमाश भी हो सकता है, लेकिन राजा का मेन काम क्या है, राजा का मेन काम है राज करना। और राज करने के लिए अगल बगल से अगर दुश्मन है तो उस पर भी कैप्चर करना काम है। और जितने भी मुगल एम्पायर आए इंडिया में, सबका मेन एम था क्या, कि अपने शासन क्षेत्र को बढ़ाना। ऐसा नहीं है कि मतलब माने तो इनको दिल्ली मिल गया तो ये दिल्ली में स्थिर रहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। इनका मेन काम था मुगल एम्पायर का कि अपना जो भी यहाँ राज कर रहे हैं, लेकिन अगल बगल के इलाकों को भी धीरे धीरे करके जीतना। जैसे दिल्ली में राज कर रहा है तो राजस्थान को जीतेगा, कन्नौज को जीतेगा, मथुरा को जीतेगा। तो राजा का मेन काम था अगल बगल के इलाकों को भी जीतना। तो इसी में ये क्या करता है, इसका 1622 में एक इंपॉर्टेंट बैटल होता है जो कि क्या होता है, फारस से कांधार का एक युद्ध होता है जिसमें क्या हो जाती है, इसकी हार हो जाती है। इसके बाद जहांगीर के बारे में आगे बात की जाए तो जहांगीर ने 1611 में मेहर उन नीसा से शादी किया था और इसे नूरजहां की उपाधि मिली थी। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि पूछेगा आपसे जहांगीर को किस चीज का उपाधि मिला है, तो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि नूरजहां का इसको उपाधि मिला है, यानी टाइटल ऑफ नूरजहां मिला है किसको, जहांगीर को। आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए इनका एक एस्टेब्लिशमेंट है, इनका एक स्थापना क्या है, आगरा में ये किले का निर्माण करते हैं जिसका नाम क्या है, जंजीर ए अदल। जंजीर ए अदल नाम का क्या करते हैं, किले का निर्माण करते हैं आगरा में। इसके बाद यहां तक ये 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कि नूरजहां का किसको मिला है, और आगरा का किले का निर्माण जंजीर ए उदल को किसने बनवाया, ये दो एमसीक्यू यहाँ से। और अर्जुन देव पांचवें सिख गुरु को किसने मारा, ये 3 एमसीक्यू यहाँ से उठेगा। और यहाँ पे याद रखना है कि जहांगीर कब से कब तक राज किया, तो 1605 से लेकर के 1627 तक। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट राजा है शाहजहां, और देख सकते हैं शाहजहां के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पे बताई भी गई है जो शाहजहां के लिए जरूरी जानना है। तो 1605 से लेकर के 1627 तक तो राज करते हैं जहांगीर, और जहांगीर के बाद आगे आते हैं शाहजहां। और शाहजहां के बारे में बात की जाए तो ये इंडिया पे राज करते हैं 1628 से लेकर के 1658 तक, यानी 1628 से 1658 तक इंपायर में राज करते हैं। कौन, शाहजहां राज करते हैं। और शाहजहां एक शौकनीय राजा था, मतलब इसके पास कई सारे शौक थे। तो हो सकता है आपसे पूछे कि बताइए मुगल एम्पायर में शौक वाले कौन राजा थे, मतलब जिनका बहुत सारा शौक था, जिनका बहुत सारा इच्छा था, ड्रीम्स था, वैसे राजा कौन थे, तो शाहजहां थे। और शाहजहां का कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ निर्माण है, यानी कुछ कंस्ट्रक्शन से इसको ध्यान रखिएगा। शाहजहां क्या करते हैं, आगरा के ताजमहल को बनवाते हैं, दिल्ली के जामा मस्जिद को भी बनवाते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि दिल्ली के जामा मस्जिद का फाउंडर किसने करवाया था, तो आपको बताना है शाहजहां। और आगरा के ताजमहल को भी किसने बनाया था, तो दिल्ली का अभी तो इसी ने बनवाया था ना, क्या बोले, लाल किला दिल्ली का। दिल्ली का लाल किला शाहजहां नहीं बनवाते हैं, दिल्ली का जामा मस्जिद बनवाते हैं। इसके बाद देखिए, बोलो पहले क्या करके पॉइंट को समझ लीजिए, ठीक है, आएगा जितना भी सारा निर्माण है सब इस पीडीएफ में आएगा, ठीक है ना, फ्लो में पहले समझते जाइए। तो शाहजहां 1628 से 1658 तक राज करता है, ये एक शौकनीय राजा है। और इसका इंपॉर्टेंट जो निर्माण है वो क्या है, आगरा का ताजमहल और दिल्ली का जामा मस्जिद, ये 2 इंपॉर्टेंट याद रखना है जो पूछा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए ये क्या करता है, ये दिवालियापन के कगार पे ला देता है, मतलब सैन्य अभियान के कारण से, यानी जो
जो मॉक ड्रिल वगैरह है, मतलब कि सैन्य शक्ति के बदौलत पे ये बहुत ज्यादा दोहन करता है। इससे क्या हो जाता है, दिवालियापन की स्थिति आ जाता है, मतलब कह सकते हैं राजपाट इसका डगमगा जाता है। इसका जो राज करने का तरीका है वो क्या कर जाता है, थोड़ा सा डगमगा जाता है। दिवालिया, इसी को डगमगा जाना मतलब राजपाट सही से नहीं करना, इसी को हम लोग दिवालियापन कहते हैं। तो दिवालियापन का भी प्रॉब्लम हो जाता है इसके साथ में। इसके बाद यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं। ये जब इसने जो ताजमहल का निर्माण कराया आगरा में, वो कब कराया था, 1631 में करवाया था। किसके याद में, तो मुमताज की याद में करवाया था। मुमताज महल के नाम से मशहूर अपनी पसंदीदा बेगम, यानी इसकी बेगम थी मुमताज, और मुमताज के प्रेम में क्या किया था, ये बनवाया था शाहजहां ने। क्या बनाया था, ताजमहल को बनवाया था। साथ में इसने और भी काम किया था। क्या किया था, अर्जुना मांचल बानो बेगम के लिए यह मकबरा बनवाया था। ठीक है, 2 मकबरा बनाया था। तो दोनों मकबरा का यहाँ क्या नाम है, मतलब ये जो मकबरा बनाया, मुमताज महल के नाम से मशहूर मकबरा बनाया पसंदीदा अपने बेगम के लिए, और साथ में अर्जुना मांचल, मतलब मेनली कहा जाता है मुमताज के लिए ताजमहल, लेकिन ये बताया जा रहा है कि दोनों के लिए बनवाया था। अर्जुना मांचल बानो बेगम इसकी थी और एक इसकी मुमताज बेगम थी। बट आपको इतना याद नहीं रखना, बस याद रखिएगा कि शाहजहां किसकी याद में बनवाया था। अगर आपसे पूछे तो मुमताज की याद में बनाया था। और कब बनवाया था, 1631 में। क्या बनवाया था, ताजमहल बनवाया था। कहाँ बनाया था, आगरा में बनवाया था। इसके बाद ये कुछ और भी काम करता है। ये क्या करता है, गुरु गोविंद के नेतृत्व में सिखों का विद्रोह हुआ था, और जिसमें शाहजहां ने क्या किया था, लाहौर में सिख मंदिर को नष्ट भी करवाया था। तो शाहजहां एक और काम किया था कि सिख मंदिर को, यानी लाहौर का एक सिख मंदिर है जिसको क्या किया था, डैमेज करवाया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि शाहजहां ने क्या विध्वंसक काम किया, क्या डैमेज का काम किया। तो सिख मंदिर, लाहौर के सिख, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा लाहौर के सिख मंदिर को किसने नष्ट करवाया, देन आपको बताना है क्या, शाहजहां बताना है। इसके बाद ये 2-3 पॉइंट आपका शाहजहां का इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं औरंगजेब आलमगीर। इसका पूरा नाम क्या था, औरंगजेब आलमगीर। और अभी अपने ऊपर में देखा कि शाहजहां कब तक राज करता है, 1628 से लेकर के 1658 तक, यानी 1658 से। तो शाहजहां के बाद अब कौन आ रहा है, औरंगजेब आ गया है। अब औरंगजेब के बारे में समझिएगा, औरंगजेब कौन है। तो अभी जितना भी पैटर्न चल रहा है, इस पैटर्न में याद रखिएगा कि सब किसका बेटा है। मतलब इस पैटर्न, जितना भी पैटर्न चल रहा है, इसमें सब एक दूसरे का मतलब कि बेटा चल रहा है। जैसे बाबर का बेटा हुमायूं आया, यहाँ चल रहा है वंशज चल रहा है। तो हुमायूं का बेटा अकबर आया, अकबर के बाद फिर नीचे हम लोग आए थे तो जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहां आया, यानी अकबर का बेटा जहांगीर है, जहांगीर का बेटा क्या है, शाहजहां है, और शाहजहां के बाद इसका बेटा कौन आ गया है, औरंगजेब आ गया। तो यहाँ सब बेटा चल रहा है। तो इसलिए इसमें यह भी याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि अकबर किसका बेटा है, तो याद रखिएगा कि हुमायूं का बेटा है। पूछ दे आपसे कि औरंगजेब किसका बेटा है, तो याद रखिएगा शाहजहां का बेटा है। मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एकदम सीरियल वाइज में पढ़ रहे हैं कि कौन किसका बेटा आते गया है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि शाहजहां ने क्या किया, मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया, आगरा के ताजमहल का निर्माण कराया, कंस्ट्रक्शन कराया। तो शाहजहां का अब बेटा आएगा। तो शाहजहां का बेटा कौन है, औरंगजेब आलमगीर इसका पूरा नाम है। दैट गवर्न करता है, जो कि एम्पायर, जो कि राज करता है 1658 से लेकर के 1760 तक। और अगर इसके बारे में बात किया जाए तो औरंगजेब कौन है, औरंगजेब मुमताज और शाहजहां की क्या है, बेटा है। और मैंने आपको बताया था कि जो शाहजहां है वो इसकी दो बेगम होती है, एक तो मुमताज होता है और एक थी औरंगजेब का अरुणाचलो बेगम थी। एक और कौन थी, अरुणाचलो बेगम थी। तो यहाँ याद रखिएगा कि ये जो औरंगजेब है ये किसका बेटा है, ये औरंगजेब है मुमताज और शाहजहां का बेटा। इसके बाद ये तो इसका बेटा हो गया। तो पहला बात आपको ये याद रखना है। इसके बाद औरंगजेब के बारे में थोड़ी सी बात की जाए तो औरंगजेब थोड़ा सा क्रूर टाइप का राजा है। ठीक है, क्रूर टाइप का, मतलब कि क्रूर है, ठीक है, दयालु नहीं है, थोड़ा सा कठोर टाइप का है। और ये क्या करता है, औरंगजेब सत्ता पाने के चक्कर में अपने भाई दारा और शुजा मुराद के बीच में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध कर देता है और बाद में यही जीत जाता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि अपने सारे भाइयों को मार करके औरंगजेब सत्ता को अपनाता है। यानी चूंकि ये बड़ा बेटा है, या कह सकते हैं लीडिंग सन है, मतलब थोड़ा सा एक्टिव वाला बेटा है। और ये जो सारे बेटा थे, यानी कि शाहजहां का और भी बेटा था, दारा था, शुजा था, मुराद था, ये सबको क्या करता है, लड़वा झगड़ा करके मार देता है और मार करके खुद औरंगजेब सत्ता को हासिल कर लेता है। इसके बाद अगर इसके बारे में, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात की जाए औरंगजेब के बारे में, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि ये शाहजहां का बेटा है। इसके बाद देखिए ये क्या करता है, 9वें सिख गुरु की ये हत्या करता है। इसके पिता ने क्या किया था, इसके ऊपर आपने पढ़ा था, इसके यानी शाहजहां के ऊपर आपने पढ़ा था कि जहांगीर ने 5वें गुरु को मरवाया था सिख के। और ये क्या करता है, जो औरंगजेब है, ये 9वें सिख गुरु को मारता है, गुरु तेग बहादुर को।
याद रखिएगा, गुरु तेग बहादुर इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। गुरु तेग बहादुर है, गुरु तेग बहादुर को 1675 में क्या करता है, मृत्यु करवा देता है। कौन? तो औरंगजेब करवाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ा सा मुगल जो शासन व्यवस्था यानी जो मुगल एम्पायर है, जो मुगलों के जो राजा है उसमें थोड़ा सा औरंगजेब थोड़ा सा शक्तिशाली राजा भी माना जाता है, क्योंकि इसके टाइम में जो शासन व्यवस्था है वो चरमोत्कर्ष पर थी, मतलब टॉप लेवल पे शासन व्यवस्था थी। टॉप लेवल पे क्या था, शासन व्यवस्था था, मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारे राज्य को जीत रहा था, इसलिए थोड़ा सा औरंगजेब का नाम इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए बढ़ते हैं, औरंगजेब के कुछ इंपॉर्टेंट काम के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ये जो लाल किला वगैरह है, लाल किला का निर्माण देखिए आ गया है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण कौन करवाता है? औरंगजेब करवाता है। देखिए आखिर लाल किले के बारे में आ गया। यहाँ कुछ और देखिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए ये क्या करता है, इसका कुछ विजय भी प्राप्त करता है जब ये कुछ बैटल करता है। यानी औरंगजेब का कुछ इंपॉर्टेंट बैटल है। बैटल कहाँ का है? बीजापुर का बैटल है 1686 में होता है, और गोलकोंडा का बैटल है 1687 में, जिस पर क्या करता है कि औरंगजेब जीत जाता है। यानी इस बैटल में, इस लड़ाई में औरंगजेब जीतता है। और इसके बाद क्या करता है, ये जजिया कर को लगाता है। जजिया कर एक प्रकार का टैक्स था। जजिया कर क्या था? एक प्रकार का टैक्स था जो मुगल काल के यानी मुगल एम्पायर के द्वारा क्या किया जाता था, लगाया जाता था। तो जजिया एक प्रकार का टैक्स था। आपसे पूछ सकता है कि जजिया क्या था मुगल एम्पायर में, तो जजिया क्या था? एक प्रकार का कर था, टैक्स था, याद रखिएगा। इसके बाद इसका दो इंपॉर्टेंट बैटल है, बीजापुर का और गोलाकोंडा का बैटल है, जिस बैटल में जीत होने के बाद ही ये जजिया टैक्स को लगाता है। इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की जाए कि क्या इसने बनवाया, तो इसने औरंगाबाद में अपनी रानी रबूत दुरानी की कर्ब पर बीबी का मकबरा, दिल्ली के लाल किले के भीतर मोती मस्जिद, और लाहौर में यामी और बदशाही मस्जिद बनवाया। यानी कहने का मतलब ये जो अपना औरंगजेब है, औरंगजेब क्या करता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो ये क्या करता है कि औरंगजेब औरंगाबाद में अपनी रानी, इसकी रानी का नाम क्या है, रबूत दुरानी की कब्र पर बीबी का मकबरा दिल्ली में बनवाता है। बीबी का मकबरा, और दिल्ली के लाल किले के भीतर, यानी ये पूरा लाल किला का निर्माण नहीं कराता, याद रखिएगा, लाल किले के भीतर एक मोती मस्जिद नाम का स्थान बनवाता है, और लाहौर में यामी और बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाता है। तो बीबी का मकबरा आपसे पूछेगा तो बताइएगा कौन बनवाया? औरंगजेब बनवाता है। साथ में मोती मस्जिद भी औरंगजेब बनवाता है, और लाहौर का एक और मस्जिद है बादशाही मस्जिद। तो ये तीन काम है औरंगजेब का। औरंगजेब का क्या क्या है? बीबी का मकबरा बनवाता है, मोती मस्जिद बनवाता है, और बादशाही मस्जिद बनवाता है। ये इसका तीन इंपॉर्टेंट वर्क है। इसके बाद फाइनली 1707 के अहमदनगर में औरंगजेब की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो औरंगजेब का मृत्यु याद रखिएगा, क्योंकि औरंगजेब क्या है? शक्तिशाली राजा है, शक्तिशाली मुगल एम्पायर है। तो इसके मृत्यु के बारे में ध्यान रखिएगा। इसका मृत्यु कब हो जाता है? 1707 में हो जाता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए बढ़ रहे हैं। तो औरंगजेब के बाद आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट राजा आते हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा सा कम उनके बारे में आपको जानकारी रखना है। जितना टॉप राजा था उसके बारे में डिटेल में यहाँ से बताया गया था। यानी टॉप राजा में कौन कौन आ गए? औरंगजेब आ गया, शाहजहां आ गए, जहांगीर आ गए, इसके बाद अपना अकबर आ गया, हुमायूं आ गया, और ये अपना बाबर आ गया। ये टॉप राजा था जिससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, मतलब इसका निर्माण वगैरह पूछा जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब के बाद कुछ अन्य राजा मुगल एम्पायर में, यानी कुछ अन्य जो किंग थे मुगल एम्पायर में, उसमें आते हैं बहादुर शाह फर्स्ट, जो कि राज करते हैं 5 सालों के लिए, यानी 1707 से लेकर के 1712 तक राज करते हैं। और इनका कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम नहीं जो आपको याद रखने का चीज है, बस एक याद रखिएगा कि इनको टाइटल मिला था शाह ए बेखबर का। अगर आपसे पूछे शाह ए बेखबर का उपाधि या टाइटल किनको मिला था, तो बहादुर शाह को मिला था, बहादुर शाह फर्स्ट को मिला था। आगे बढ़ते हैं तो आता है जहांदार शाह के बारे में अगर बात की जाए तो इसने जजिया कर को समाप्त किया था, याद रखिएगा। मुगल काल में अगर पूछा जाए कि जजिया कर को किसने स्टार्ट किया था, तो औरंगजेब ने स्टार्ट किया था। और खत्म किसने किया था? तो जहांदार शाह। बस जहांदार शाह के बारे में। अकबर ने भी तो जजिया कर को बंद कर दिया था ना। कौन? अकबर ने भी जजिया कर को बंद किया था। जजिया कर को स्टार्टिंग में वो मतलब कि स्टार्ट होने नहीं दिया था, ठीक है ना, वो स्टार्ट होने लागू ही नहीं किया था कहीं इस तरीके से। बोला करो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नहीं, एक मिनट पहले समझिए ना। होगा तो पूछेंगे नहीं, डाउट होगा तो।
हाँ नहीं पूछिएगा, 1 मिनट, थोड़ा सा टॉपिक खत्म हो जाता है तो अच्छा हो जाता है पूछने में। यहाँ पे यही दिल्ली सल्तनत में जजिया कर लगा था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का जब राज चल रहा था तो उस टाइम बीच में जजिया कर लगा था। जजिया कर आने के बाद जब अकबर जब बाबर जब सत्ता में आया उसी टाइम मोटा मोटी वो जजिया कर को खत्म कर चुका था, ठीक है ना। अकबर को कह सकते हैं उसका उपाधि मिल गया था, मतलब अकबर कह सकते हैं अकबर थोड़ा सा हिट में आ गया था, मतलब जजिया कर को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था, ये कह सकते हैं। बट मोटा मोटी बाबर जैसे ही राज में आया उसी टाइम से जजिया कर समाप्त था। जजिया कर में यही 2 बात पूछेगा कि जजिया टैक्स किसने स्टार्ट किया था मुगल एम्पायर में, तो याद रखिएगा औरंगजेब, और समाप्त किसने किया था तो याद रखिएगा जहांदार शाह। बस यही 2 बात याद रखिएगा जजिया कर को लेकर के। इसके बाद जहांदार शाह के बाद यानी 1712 से लेकर के 1713 में बस 1 साल के लिए राज करता है। और नीचे बेटा वगैरह के बारे में आपसे नहीं पूछेगा कि जहांदार शाह किसका बेटा है या जो फर्रुखसियर वगैरह ये किसका बेटा, इधर नहीं पूछेगा। बेटा वगैरह का जो कहानी है ऊपर में पूछेगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद उसके नीचे का जो था वो उस तरीके से। तो ऊपर का पूछेगा, नीचे का इधर नहीं पूछेगा, नीचे का इतना इंपॉर्टेंट है। बस एक जो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। इसके बाद जहांदार शाह के बाद आता है कौन, फर्रुखसियर आता है। फर्रुखसियर क्या करता है, ये 6 सालों के लिए राज करता है। 1713 से लेकर के 1719 तक ये रन करता है। और अगर इसके इंपॉर्टेंट के बारे में बात की जाए तो इसके इंपॉर्टेंट में क्या होता है कि सैयद ब्रदर्स का उदय होता है। यानी सैयद ब्रदर्स नाम से क्या होता है उनके शासनकाल में, सैयद ब्रदर्स के नाम से क्या होते हैं, राजाओं का निर्माण होता है। तो ये पूछेगा कि सैयद ब्रदर्स का इम्प्लांटेशन कहाँ हुआ था, यानी इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, उदय किसके राज में हुआ था, तो फर्रुखसियर के राज में हुआ था। और इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट में बात किया जाए तो यहाँ देखिए 1717 में मुक्त व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का गोल्डन फरमान जारी किया था। यानी पूछेगा आपसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आपका गोल्डन फरमान है वो किसके टाइम में जारी किया गया था, तो फर्रुखसियर के टाइम में जारी किया गया था। इसके बाद इसने क्या किया था, एक और सिख नेता को मृत्यु करवाया था, कौन, बंदा बहादुर का। तो बंदा बहादुर के बारे में याद रखेगा, उधर दो सिख नेताओं की मृत्यु करवाई जाती है, गुरु तेग बहादुर और एक और थे, चौथे सिख के गुरु थे। तो दोनों का मृत्यु होता है मुगल काल में। और एक यहाँ हाँ एक 5वां था, एक 9वां, एक अपना 5वां था ना, एक कौन था यहाँ पे, एक था एक तो औरंगजेब करवाया था यहाँ पे, एक अपना यहाँ पे हुआ था ना, यहाँ पे गुरु तेग बहादुर हो गया 9वां, और एक अपना 5वां। तो 2 का हुआ था मृत्यु करवाया था, और एक तीसरा यहाँ पे हो गया नीचे में फर्रुखसियर के राज में हुआ था बंदा बहादुर। तो 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं फर्रुखसियर के बाद तो मोहम्मद शाह आते हैं राजा में। यानी नेक्स्ट जो एम्पायर है, जो नेक्स्ट राजा है वो क्या है, मोहम्मद शाह है। और मोहम्मद शाह क्या करते हैं, मोहम्मद शाह के बारे में बात की जाए तो इसके टाइम में 2 अटैक होता है। एक तो नादिर शाह का अटैक होता है भारत में, और नादिर शाह के अटैक के कारण क्या होता है, मयूर सियासर और कोहिनूर हीरा छीन लिया जाता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मोहम्मद शाह के टाइम में कौन सा अटैक होता है इंपॉर्टेंट, तो नादिर शाह का अटैक होता है। और नादिर शाह के अटैक के कारण, इस नादिर शाह के अटैक के कारण क्या हो जाता है, मयूर का सियासर और कोहिनूर का हीरा छीन लिया जाता है। तो कोहिनूर के डायमंड के बारे में बात किया जाएगा, किसके टाइम में छीन लिया जाता है, तो मोहम्मद शाह के टाइम में छीन लिया जाता है। इसके बाद में यहाँ से धीरे धीरे जो मुगल शासन व्यवस्था है उसमें धीरे धीरे कह सकते हैं कि कमजोरी पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और इसी के टाइम में धीरे धीरे स्वतंत्र राज्य का उदय होता है। मतलब अब जो इसके जो मुगल काल ने, जो मुगल के जो राजा लोग थे, जो जितने भी राज्य को जीते थे, धीरे धीरे क्या होता है, राज्य इनका टूटना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे इनका राज्य क्या हो जाता है, स्वतंत्र होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ तक हो गया था मोहम्मद शाह के बारे में। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद शाह के बाद आता है अहमद शाह। ये सब राजा वगैरह का नाम याद नहीं रखिएगा, बस याद रखिएगा कि किनके टाइम में क्या हुआ था। तो जहां जहां इंपॉर्टेंट बताएंगे उसी के बारे में याद रखिएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था, और इसके सिवा कुछ भी यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इस राजा में कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है।
यहाँ पे थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट में यही है कि अहमद शाह के टाइम में क्या होता है, मुगल जो मुगल है वो मुगल क्या करते हैं, यानी अहमद शाह के राज में अहमद शाह के एक जनरल थे, जनरल मतलब कि सेना के अधिकारी क्या थे, नादिर शाह थे। तो अहमद शाह और नादिर शाह मिलके क्या करते हैं, दिल्ली की ओर कूच करते हैं। मतलब अब धीरे धीरे जो इनका राज्य, यानी अहमद शाह के जो पहले थे, अहमद शाह के ये जो ऊपर मोहम्मद शाह थे, मोहम्मद शाह के टाइम में क्या हुआ था, धीरे धीरे कुछ राज्य इनका छूट गया था, कुछ राज्य इनका स्वतंत्र हो गया था, मतलब राज्य इनसे टूट चुका था। तो इसको अहमद शाह क्या करते हैं, धीरे धीरे फिर से जोड़ना स्टार्ट करते हैं, मतलब जीतना स्टार्ट करते हैं। और इस जीतने के पीरियड में दिल्ली की ओर कूच करते हैं, मतलब दिल्ली की ओर आगे बढ़ते हैं। और इसी टाइम में मुगलों ने पंजाब और मुल्तान पर कब्जा कर लिया था। यानी मुगलों, पूछा जाएगा कि पंजाब और मुल्तान पर किसके राज में कब्जा किया गया था, तो अहमद शाह के राज में कब्जा किया गया था। तो ये हो गया अहमद शाह के बारे में इंपॉर्टेंट। इसके बाद आते हैं आलमगीर के बारे में। तो आलमगीर 1754 से लेकर के 1759 तक राज करते हैं। और अहमद शाह ने क्या किया था, दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। और मतलब आलमगीर के टाइम में मराठा लोग क्या किया था, दिल्ली को लूट लिया था। यानी अहमद शाह इसके मोहम्मद शाह के टाइम में क्या हुआ था, मोहम्मद शाह के टाइम में स्वतंत्र राज धीरे धीरे मतलब मोहम्मद शाह के टाइम में क्या हुआ था, मोहम्मद शाह के टाइम में हुआ था कि राज्य इनसे टूटना स्टार्ट हो गया था। अहमद शाह ने मेहनत किया, और अहमद शाह मेहनत करके क्या किया, फिर से राज्य को अपना इकट्ठा किया, राज्य को जोड़ना स्टार्ट किया, मतलब जीतना स्टार्ट किया। लेकिन इसके बाद एक और राजा आते हैं जिसके टाइम में क्या करते हैं, मराठे लोग क्या करते हैं, यानी आलमगीर के टाइम में मराठा लोग क्या करता है, दिल्ली को लूट लेता है। यानी कहने का मतलब फिर से दिल्ली को तोड़ने का कोशिश कर देता है। तो आलमगीर के टाइम में तो 1 2 3 यानी मोहम्मद शाह, इसके बाद अहमद शाह और आलमगीर, ये तीनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, एक एक पॉइंट है, एक एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब आलमगीर के बाद आता है शाह आलम 2 आते हैं। शाह आलम 2 के बारे में बात की जाए तो ये पानीपत का युद्ध करते हैं। शाह आलम के टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध होता है, कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध में याद रखिएगा। शाह आलम के टाइम में पानीपत का युद्ध होता है 1761 में, इसके बाद बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, इलाहाबाद की संधि होती है। और इसके बाद ये 3 युद्ध के बारे में याद रखिएगा किनके टाइम में होता है। तो ये युद्ध अपना याद रखिएगा कि एक पानीपत का बैटल होता है, बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, और बक्सर का युद्ध होता है, और इसके बाद एक होता है इलाहाबाद की संधि होता है। ये 3 चीजों के बारे में याद रखिएगा। और ये वाला ये जो अपना ये जो बैटल ऑफ पानीपत है, ये कौन सा है, तीसरा बैटल है, याद रखिएगा ये तीसरा बैटल है। पहला जो बैटल है वो किसके द्वारा लड़ा गया था, पहला बैटल लड़ा गया था बाबर के द्वारा और इब्राहिम लोदी के द्वारा, और 1526 में। और दूसरा बैटल लड़ा गया था 1556 में। तो याद रखिएगा पानीपत का तीनों लड़ाई के बारे में याद रखिएगा आप एक चीज। और ये तीनों लड़ाई के बारे में क्या क्या याद रखिएगा, फर्स्ट बैटल है वो लड़ता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1556 में, जो कि हिंदू सम्राट के राजा कौन है, हेमू है, हिंदू सम्राट के राजा हेमू, और साथ में अकबर के बीच में लड़ाई होती है। तो हेमू और अकबर के बीच में लड़ाई होती है, जो कि है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ये भी बताया था ऊपर में। और थर्ड जो बैटल है वो होता है कब, 1761 में। किसके टाइम में होता है, शाह आलम के टाइम में होता है। जो ये जो अपना जो थर्ड बैटल है, थर्ड बैटल किसके किसके बीच में होता है, मराठा और दुरानी के बीच में होता है। तो अहमद शाह के नेतृत्व में मराठा अहमद शाह के नेतृत्व में हुआ था। इसके ऊपर वाले जो राजा थे इन्हीं के नेतृत्व में मेनली हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1761 में हुआ था। लेकिन उस टाइम राजा कौन थे, शाह आलम थे। तो तीनों बैटल के बारे में याद रखिएगा। पहला बैटल हो गया 1526, दूसरा बैटल हो गया 1556, यहाँ से क्वेश्चन एक पूछेगा, याद रखिएगा। और तीसरा 1761 हो गया। किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये जो फर्स्ट बैटल है ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है ये किसके बीच में हुआ था, हिंदू के राजा हेमू और मुगल शाह के राजा अकबर के बीच में। और ये जो थर्ड बैटल है, थर्ड बैटल हुआ था अहमद शाह के नेतृत्व में, मराठा लोग लड़ा था किसके साथ, अहमद शाह के नेतृत्व में लड़ा था दुरानी के साथ। तो ये अपना थर्ड बैटल है। तो तीनों बैटल के बारे में याद रखिएगा। इसके बाद एक और बैटल होता है, बक्सर का युद्ध भी होता है शाह आलम के ही टाइम में। अब आगे बढ़ रहे हैं, अकबर 2 आता है। अकबर 2 आने के टाइम में क्या होता है, अकबर 2 उतना इंपॉर्टेंट नहीं, अकबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट था। अकबर किसका बेटा था, हुमायूं का था। जो हुमायूं के बाद जो राजा आया था अकबर, वो अकबर फर्स्ट था, यानी मेनली उसी के बारे में अकबर के नाम से जाना जाता है। एक अकबर 2 आया था, और इसको क्या किया था, ईस्ट इंडिया के पेंशनर के फॉर्म में ये था। यानी ईस्ट इंडिया वगैरह क्या कर चुका था, इस्टेब्लिश वगैरह हो चुका था इसी के टाइम में मेनली, ठीक है। 1700 आलमगीर के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह धीरे धीरे यहाँ पे आना स्टार्ट हो गई थी।
याद रखिएगा। इसके बाद आता है बहादुर शाह 2। बहादुर शाह 2 के बारे में बात की जाए तो इसका उपनाम जाफर है, याद रखिएगा। बहादुर शाह 2 का आपका उपनाम पूछेगा तो उपनाम इसका याद रखिएगा जाफर रखिएगा। और बहादुर शाह यानी बहादुर शाह 2 का पूरा नाम कह सकते हैं बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर इसका पूरा नाम याद रखिएगा। और बहादुर शाह जफर क्या थे? मुगल सम्राट के अंतिम शासक थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि मुगल सम्राट के अंतिम शासक कौन थे, तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर मुगल शासक के अंतिम सम्राट थे। और 1857 के विद्रोह के दौरान प्रमुख बनाया गया था। यानी जो 1857 का जो विद्रोह होता है वो इन्हीं के टाइम में होता है। और ये राजा कौन है? अंतिम मुगल के सम्राट है बहादुर शाह जफर है। और इनका मृत्यु हो जाता है 1862 में। इसके बाद अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी है, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो चुका है इंडिया में। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मेनली 1600 के ईस्वी के आसपास में ही ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कह सकते हैं धीरे धीरे अंग्रेज आना स्टार्ट हो गए थे इंडिया में 1600 ईस्वी से ही। धीरे धीरे वो क्या करते हैं, मुगल यानी जो अंग्रेज आते हैं इंडिया में वो मुगल सम्राट के साथ धीरे धीरे क्या करते हैं, मुगल सम्राट के साथ धीरे धीरे तालमेल बैठाते हैं। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज क्या कर जाता है, मुगल सम्राट पे चढ़ाई कर देता है। और अंतिम में आकर के बहादुर शाह जफर को हरा करके, बहादुर शाह जफर को कह सकते हैं हटा करके, फिर अब मेनली अब आ जाएगा 1857 के बाद अब यहाँ पे इंडिया पे अब राज हो जाएगा किसका, घोषित रूप में हो जाएगा। अब अंग्रेज का यहाँ से राज हो जाएगा। तो अंग्रेज का जो राज होता है वो हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन भारत में, यानी कह सकते हैं कि अपना मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री जब शुरुआत करेंगे हम लोग, अब इसके बाद शुरुआत करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेनली अंग्रेज के बारे में और भारत कैसे आजाद हुआ इसके बारे में। समझ में आ गया ना? तो ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था मुगल सम्राट से। कह सकते हैं कि आज आपका मिडाइवल इंडिया आपका समाप्त हो जाता है, मध्यकालीन भारत पूरा समाप्त हो जाता है। अब बोलिए, अब बताइएगा इसको लेकर के और क्या क्या आपको इसमें लेकर के कुछ आपको सब चीज समझ में आ गया इसको लेकर के? जितना भी मिडाइवल इंडिया का जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया बस उसी को ध्यान रखिएगा। पूरा का पूरा मिडाइवल इंडिया रटने का जरूरत नहीं है, बस जो बताए हैं बस उसका ध्यान रखिएगा। आ गया ना समझ में सारा बात? और इसको लेकर के नीचे एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिस प्रैक्टिस सेट को कवर कीजिएगा। नीचे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन और हिंदी इंग्लिश दोनों में है। थोड़ा सा जिनको इंग्लिश लैंग्वेज में लेकर के प्रॉब्लम होगा वो थोड़ा सा इंग्लिश वाला पढ़ लेंगे। नीचे देख सकते हैं बहुत सारा एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है, शॉर्ट पॉइंट में दिया गया है, यानी वन वर्ड का क्वेश्चन आंसर है, इसको याद कर लीजिएगा। सारा इंपॉर्टेंट वन वर्ड का क्वेश्चन आंसर इसमें दिया गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। ऊपर देखिए इंग्लिश में है और नीचे अपना हिंदी में है। इतना को भी अगर नीचे वाला को भी याद कर लीजिएगा ना पूरा, तो पूरा का पूरा मुगल काल का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब आपका कवर हो जाएगा। लगभग 50 या 100 के आसपास होगा। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है, देखिए शाहजहां का जो मयूर सिंहासन था वो कौन से टाइम में छीन लिया गया था, किसके अटैक के कारण छीन लिया गया था? तो आपको बताया था कि नादिर शाह का अटैक के टाइम में छीना गया था। तो इस टाइप से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दिए हैं, आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? ये वाला पीडीएफ तो शायद भेजा हुआ है सर पहले ही। हाँ ये पीडीएफ भेजा हुआ है, पहले से भेजा रहेगा नहीं, क्योंकि ये एक पीडीएफ में थोड़े क्लास खत्म हुआ है। ये क्लास खत्म हुआ है, लगभग 3 क्लास इसमें हुआ है या 2 क्लास जाकर के तब जाकर के मुगल काल समाप्त हुआ है। समाप्त हम लोग का हो चुका है इतिहास, जान लीजिए 632 से लेकर के अभी तक हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं, 1857 तक का इतिहास हम लोग का खत्म हो गया है। अब रह गया है क्या हिस्ट्री में? अब हिस्ट्री में 2 चीज रह गया, एक तो रह जाएगा अपना मॉडर्न हिस्ट्री प्राचीन भारत में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेज के बारे में और भारत की आजादी, और एक वो रह जाए आधुनिक कौन है सर? हाँ आधुनिक भारत में, एक सेकंड सॉरी, ये अपना आधुनिक भारत पढ़ेंगे। और एक अपना जो ऊपर का रह जाएगा जो प्राचीन है एंशिएंट वाला है, इसको हम लोग एक और कवर करेंगे, यानी एक पोर्शन और एक दूसरा पोर्शन, 2 पोर्शन हिस्ट्री का रह गया है। और इसके बाद से 2 पोर्शन के बाद ये पूरा इंडिया का हिस्ट्री हम लोग पढ़े हैं, लेकिन कुछ सभ्यता वगैरह जैसे हड़प्पा का सभ्यता और ये सब कवर हमारा मेनली हो जाएगा प्राचीन भारत में ही कवर हो जाएगा। जब हम लोग प्राचीन भारत करेंगे तो सभ्यता वगैरह जो भी सिविलाइजेशन वगैरह वो कवर हो जाएगा उसमें। तो प्राचीन भारत से भी थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन आता है और मिडाइवल से भी
और बाकी ये जो अपना नीचे का जो है अपना जो मॉडर्न है, इस मॉडर्न वाले पार्ट से जीके के फॉर्म में ज्यादा क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग इसके बाद यानी मिडावल इंडिया के बाद हम लोग अब देखेंगे अंग्रेज का शासन व्यवस्था इंडिया पर कैसे होता है और भारत की आजादी कैसे होता है, इंडिपेंडेंसी, इंडिया का इंडिपेंडेंसी कैसे होता है। ये दो चीज हम लोग देखेंगे आगे के क्लास में। और इसका जितना भी है अब इसका फाइनल प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, यानी सारे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए और जो भी सारा क्वेश्चन दिया गया है सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब इसमें दिया गया है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। दिल्ली, यहाँ बताया जा रहा है कौन से मुगल सम्राट थे जो आगरा से दिल्ली को लाते हैं, तो शाहजहां थे। सारा का आंसर भी इसमें दिया गया है, बस आप याद कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। और सब में कॉन्सेप्ट वगैरह भी बताया गया है डिटेल में, देखिए कॉन्सेप्ट लिखा गया है कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, इसको देख करके इसको खत्म कर दीजिएगा अपने तरफ से। ये खत्म हो चुका है, जो भी इंपॉर्टेंट था सब हम बता चुके हैं मुगल एम्पायर तक का। मुगल एम्पायर तक के बाद का आगे का देख लेंगे और जो कुछ इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग रिकॉर्डेड के फॉर्म में भी धीरे धीरे तेजी से कवर करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मे भी अगर हो सकता है पीडब्ल्यूसी का टेस्ट का अगर डेट नहीं आगे बढ़ाए तो पीडब्ल्यूसी का मेनली टेस्ट स्टार्ट है 10 जून, तो हर हालत में हम लोग को लास्ट ऑफ मई तक सिलेबस खत्म कर देना है। 30 या 31 मई तक हर हालत में सिलेबस कवर कर देना है, यानी अभी से 15 दिन बचता है। तो लाइव क्लासेस तो जितना होगा उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा कवर करेंगे ही, लेकिन बहुत सारा चीज का हम रिकॉर्डेड क्लास भी देते जाएंगे। तो आप अपना प्लेलिस्ट को जरूर चेक करते रहिएगा, जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है उसका जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को जरूर देखते रहिएगा कि उसमें क्या क्या वीडियो अटैच होते जा रहा है, उसको आप कवर करते जाइएगा, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से कवर हो जाएगा, रिकॉर्डेड से कुछ लाइव से, रिकॉर्डेड लाइव करके जल्दी से सब चीज को हम लोग खत्म कर देंगे। तो अगर मान के चलते हैं कि अगर इसके बारे में अपडेट यही है कि 22 या 23 मई तक होते थे, हालांकि पटना यूनिवर्सिटी में तकरीबन आपका सब आप पीछे से क्लास ज्वाइन करें, जब क्लास खत्म हो गया तो